चतुर्भुज, क्योंकि चतु का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? चार। 5 भुजाओं वाले बहुभुज का क्या नाम होगा? पंचभुज। ये भी बहुभुज का एक प्रकार है। 6 भुजाओं वाले बहुभुज का क्या नाम होगा? षटभुज, यानी जिसको हेक्सागोन कहते हैं। 7 भुजाओं वाला बहुभुज का नाम सप्तभुज, हेप्टागोन। 8 भुजाओं वाला बहुभुज का नाम अष्टभुज। उस प्रकार से 9 भुजाओं वाले बहुभुज को 9 भुजाओं वाला बहुभुज, 10 भुजाओं वाला बहुभुज, 11 भुजाओं वाला बहुभुज, हजारों भुजाओं वाला बहुभुज के रूप में हम लोग नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है हमने संख्या के आधार पर बहुभुज का वर्गीकरण किया, तो क्या प्राप्त हुआ? त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ठीक है, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, पंचभुज यानी पेंटागन, और आपका षटभुज यानी हेक्सागन, है ना। इस प्रकार से हम लोग बहुभुजों का वर्गीकरण कर दिए। भुजाओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, लंबाई के आधार पर नहीं, उसकी संख्या के आधार पर, यानी एक बहुभुज में निहित भुजाओं की जो संख्या होती है उसके आधार पर बहुभुज त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज इत्यादि कहलाता है। अब विकर्णों की स्थिति के आधार पर याद रखिएगा, स्थिति की यहां पर बात आ रही है। तो एक बहुभुज में त्रिभुज को छोड़कर अगर बात करें तो एक त्रिभुज को छोड़कर बाकी जितने भी बहुभुज होते हैं सब में तो विकर्ण होते हैं, सब में विकर्ण होते हैं। लेकिन विकर्णों की स्थिति क्या होती है? तो विकर्णों की स्थिति या तो उसके अभ्यंतर क्षेत्र में रह सकती है या फिर बहिर्भाग में रह सकती है। जैसे इस आकृति में देखिए जो पंचभुज दिखाया गया है ABCDE के रूप में, तो इसकी जो पहली विकर्ण है, मान के चलिए AC को पहला विकर्ण मानते हैं, तो AC का पहला विकर्ण कहाँ है? वह बहुभुज ABCDE के अभ्यंतर में। अभ्यंतर किसे कहते हैं? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो AC क्या है? उसका अभ्यंतर में स्थित है। इसकी दूसरी विकर्ण मान लेते हैं AD को, तो AD विकर्ण कहाँ है? ये भी अंदर में है, इसलिए ये भी क्या हो गया? आंतरिक क्षेत्र का विकर्ण हो गया। अब तीसरी विकर्ण मान के चलिए हम BD को मान लेते हैं, तो ये भी अभ्यंतर में है। चौथी विकर्ण है BE, ये भी अभ्यंतर में है, और 5वीं विकर्ण है CE, ये भी अभ्यंतर में है। यानी इसमें 5 के 5 विकर्ण क्या है? बहुभुज के आंतरिक या अभ्यंतर क्षेत्र में है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि बहुभुज के सभी विकर्ण अभ्यंतर में है, इसलिए इसका नामकरण कर देंगे हम लोग उत्तल बहुभुज। क्या नामकरण करेंगे? उत्तल बहुभुज, या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कहते हैं। उत्तल बहुभुज की परिभाषा क्या दीजिएगा? वह बहुभुज जिसके सभी विकर्ण उसके अभ्यंतर में स्थित हो उत्तल बहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रकार के बहुभुज देखेंगे। जैसे इस आकृति में हमने एक पंचभुज बनाया, नामकरण कर देंगे ABCDE। बहुभुज की कसौटी पर थोड़ा देख लीजिएगा, ये आपका बहुभुज है कि नहीं, आपको बहुभुज मिलेगा ही। ठीक है, इसमें जब विकर्ण खींचने की कोशिश करते हैं तो याद रखिएगा शीर्ष A से खींचेंगे, तो शीर्ष A को क्या करेंगे? आसन शीर्ष B से नहीं मिला सकते हैं, शीर्ष A को आसन शीर्ष E से नहीं मिला सकते हैं, लेकिन A को हम लोग अन्य शीर्ष से तो मिला सकते हैं। तो अन्य शीर्ष कौन कौन सा है? जैसे अन्य शीर्ष है D, तो याद रखिएगा A से D को मिला देंगे तो एक विकर्ण बनेगा ना। तो ये AD या DA एक विकर्ण हो गया, लेकिन AD या DA विकर्ण की स्थिति देखिए कहाँ है? बहुभुज ABCD की जो बाउंड्री है या परिसीमा है, उस परिसीमा के बाहर में बना हुआ है ये विकर्ण है। कौन सा? AD विकर्ण AD या DA की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो कहाँ है? उसके परिसीमा के बाहर है, यानी बहिर्भाग में है ना। तो उस स्थिति में याद रखिएगा इस बहुभुज को, यानी ABCDE नाम का जो बहुभुज बना है पंचभुज के रूप में, इस बहुभुज को हम लोग उत्तल बहुभुज नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग को क्या कहना पड़ेगा? उत्तल बहुभुज नहीं, इसका नाम अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज जिसको अंग्रेजी में हम लोग कॉनकेव पॉलीगन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव पॉलीगन्स कहते हैं। समझ गए, है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप कोई विद्यार्थी कहेंगे कि आप जो है सभी विकर्णों पर चर्चा ही नहीं किए और इसका नामकरण कर दिया अवतल बहुभुज। आप सब विकर्ण को तो कम से कम देख लेते। याद रखिएगा सभी विकर्णों को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि किसी बहुभुज का एक भी विकर्ण उसके बहिर्भाग में स्थित होगा तो फिर वह उत्तल बहुभुज नहीं हो सकता है, वो ऑलरेडी होगा तो होगा अवतल बहुभुज। ठीक है, समझ गए।
तो वह बहुभुज जिसका कोई भी विकर्ण बहिर्भाग में स्थित हो, चाहे एक विकर्ण बहिर्भाग में रहे चाहे दो विकर्ण बहिर्भाग में रहे, है ना, वो क्या कहलाएगा? अवतल बहुभुज। और उत्तल बहुभुज की परिभाषा क्या पाए? वह बहुभुज जिसके सभी विकर्ण, ध्यान देंगे, सभी विकर्ण उसके कहां होंगे? अभ्यंतर में, एक भी विकर्ण उसके बहिर्भाग में नहीं रहते हैं उत्तल बहुभुज के। समझ गए? अब हम लोग क्या जानेंगे? समबाहुभुज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो समबाहुभुज क्या है? तो याद रखिएगा, समबाहुभुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में उसे कहा जाता है रेगुलर पॉलीगन्स। क्या कहते हैं? समबाहुभुज को कहा जाता है, क्या कहा जाता? रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। तो क्या है समबाहुभुज? चलिए इसकी चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा, वह बहुभुज, याद रखिएगा, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं के साथ साथ सभी भुजाओं के साथ साथ सभी कोण समान माप के हो। यानी कहने का मतलब है उसमें भुजाओं की जो लंबाइयां होगी, जितनी सारी भुजाएं प्रयुक्त हुई है, सब के सब भुजाओं की लंबाइयां क्या होगी? एक ही समान होगी। और केवल एक समान होने मात्र से नहीं चलेगा, उनके सभी कोण भी समान होने चाहिए। यानी उसमें दो शर्तें हैं, भुजाओं का समान होना अनिवार्य है, तो कोणों का समान होना भी अनिवार्य है। अब आप कहेंगे कोण से कोण की बात करते हैं, अंतकोणों की बात करते हैं, बहिष्कोणों की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, एक समबाहुभुज में सभी अंतकोण भी समान माप के होते हैं और सभी बहिष्कोण भी समान माप के होते हैं और सभी भुजाएं भी समान माप की होती हैं। यदि ऐसा हो कि बहुभुज की भुजाएं समान हैं और कोण समान नहीं, कि बहुभुज के कोण समान है और भुजाएं समान नहीं है, तो उस परिस्थिति में उस बहुभुज को समबाहुभुज नहीं कहा जा सकता। रही बात कि समबाहुभुज के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा, त्रिभुज या ट्रायंगल में, है ना, त्रिभुज या ट्रायंगल में क्या देखोगे? जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, तो उसमें देखिएगा त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी न केवल तीनों भुजाएं समान माप की होती है। जैसे पहली भुजा ए बी यदि 4 सेंटीमीटर हो गई, बीसी भुजा 4 सेंटीमीटर और एसी भुजा 4 सेंटीमीटर, तब तो समबाहु त्रिभुज बना। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो समान होती ही होती है, साथ ही साथ में इनका प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो एक त्रिभुज के अंतकोण का योग कितना पड़े? 180 डिग्री। तो यानी एक समबाहु त्रिभुज का अगर तीनों ही अंतकोण समान माप के हो गए तो प्रत्येक कोण की माप भी होगी 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब है इस त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाएं तो आपस में समान है ही, साथ ही साथ में तीनों कोण यानी अंतकोण भी समान है। तो इस वजह से यह क्या है? समबाहुभुज है। एक चतुर्भुज की बात करेंगे। एक चतुर्भुज में, तो चतुर्भुजों के तो बहुत प्रकार हैं, तो चतुर्भुजों के बहुतों प्रकार में से केवल मात्र समबाहुभुज का जो उदाहरण है वो क्या है? वर्ग। वर्ग समबाहुभुज का एक उदाहरण। कैसे? वर्ग को समबाहुभुज का उदाहरण क्यों माना जाता? इस कारण क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं जो होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर माप की होती है। उनके कोई भी भुजा आपस में कम बेसी माप के नहीं होते, सबके सब भुजाएं समान माप की होती है। साथ ही साथ में इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो क्या होता है? समान माप के। यानी आप लोग जानते हैं वर्ग के प्रत्येक कोण कितने होते हैं? समकोण या 90 डिग्री के माप के होते हैं। तो इसकी प्रत्येक भुजाएं भी समान हो गई, प्रत्येक कोण भी समान हो गए, इस कारण ये समबाहुभुज हो गया। आप कोई कह देंगे तब तो आयत भी एक समबाहुभुज होगा। थोड़ा विचार कर लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पर आयत पी क्यू आर एस दिख रहा है, तो आयत पी क्यू आर एस में क्या देखेंगे? आयत में क्या जानते हो कि आमने सामने की भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं तो समान नहीं होती। तो इसमें देखिए पी क्यू भुजा की माप और एस आर भुजा की माप ये तो समान है, मान के चलिए, और 7-7 सेंटीमीटर के हैं। और क्यू आर भुजा और पी एस भुजा उसकी माप 3-3 सेंटीमीटर की है। ये आमने सामने की दूसरी जोड़ी सममुख भुजाएं हैं और उनका प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो आप क्या देख रहे हो आयत में? तो आयत पी क्यू आर एस में देख रहे हो कि इसका प्रत्येक कोण तो समान है समकोण करके, परंतु क्या इनकी चारों भुजाएं आपस में समान है? सभी भुजाएं आपस में समान है? नहीं ना है। तो उस परिस्थिति में इसको समबाहुभुज कहना उचित नहीं, अनुचित है। समझ गए?
उस तरह से अगर पंचभुज में बात करोगे तो सभी पंचभुज जो होते हैं वो समपंचभुज नहीं होंगे। समबाहु पंचभुज को समबाहुभुज कहा जा सकता है, जिसकी पांचों भुजाएं आपस में समान माप की होगी, साथ ही साथ में पांचों अंतकोण समान माप के होंगे। और याद रखिएगा, पांचों अंतकोण समान माप के होंगे तो पांचों बहिष्कोण भी समान माप के होंगे। इस वर्ग में भी देखोगे पांचों जो वर्ग में जो चारों बहिष्कोण देखोगे, ये चारों बहिष्कोण भी क्या होंगे, समान माप के होंगे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुभुज के बारे में अच्छी खासी जानकारी बटोर लिए होंगे।